हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई मोहनलाल किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी की श्रृंखला में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। क्रिया। हमारा टॉपिक चल रहा था पहले से क्रिया। क्रिया के हमने तीन आधार पर भेद किए थे। तीन आधार पर हमने क्रिया को वर्गीकृत किया था। तो एक भेद हम पहले पढ़ चुके हैं, शेष दो भेद आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो, क्रिया को हमने तीन आधार पर विभक्त किया था। तीन आधार में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्रम के आधार पर, दूसरा काल के आधार पर और तीसरा संरचना के आधार पर। हमने क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ लिए थे। दो प्रकार के क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये क्रम के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो है काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद हमने पढ़े थे, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इसमें से हमने भूतकाल के विभिन्न भेद पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम भूतकाल क्रिया के आगे जो भेद हैं उनके बारे में और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ने का कार्य करें। तो देखो, सबसे पहले हम काल के आधार पर आज क्रिया पढ़ेंगे। काल के आधार पर, काल का से समय, क्रिया जिस समय में घटित हो रही है, क्रिया के घटित होने का जो समय बोध होता है उसे काल के आधार पर क्रिया कहते हैं। और काल के आधार पर क्रिया को हमने तीन भागों में विभक्त किया था। एक तो भूतकालिक क्रिया, वह है क्रिया जिसमें क्रिया के घटित होने का समय वर्तमान जारी समय से पहले घटित हो चुकी है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जो जारी समय में क्रिया शुरू तो हो चुकी है परंतु पूरी नहीं हुई है, जारी समय में जो क्रिया घटित हो रही है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया आगे आने वाले समय में घटित होगी उसे भविष्यकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। हमने भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद पढ़े थे, जिसमें पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया और एक सामान्य भूतकालिक क्रिया। ये 6 भेद हमने भूतकालिक क्रिया के पढ़े थे, जिसमें आ, ई, ए, गया, गई, गए, जहां आ, ई, ए सामान्य भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक इसके साथ था, थी, थे जुड़ जाए, पूर्ण भूतकालिक होगी। रहा, थी, रहे, थे, रहा, था, इसमें अपूर्ण भूतकालिक होगा। और जिसमें गया, आ, ई, ए के साथ है जुड़ जाए, वह है आसन, मतलब नजदीक, अभी घटित हुई है पीछे के समय में। जिसमें
चुका होगा, चुकी होगी, चुके थे, चुके होंगे पहले घटित हो चुके हैं परंतु कन्फर्म नहीं है, जिसमें निश्चितता नहीं होती है उसे संदिग्ध भूतकालिक। जिसके घटित होने के पीछे कोई कारण हो, हेतु का अर्थ होता है कारण। जैसे मैं जयपुर जाता तो हवा महल देखकर आता, यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता, पढ़ता तो सफल हो जाता। तो एक क्रिया के घटित होने के पीछे दूसरा कोई कारण हो, उसे हेतु, हेतु मत भूतकालिक की क्रिया। तो ये 6 भेद हमने भूतकालिक की क्रिया के पढ़े थे। आज हम वर्तमान कालिक की क्रिया पढ़ेंगे। तो वर्तमान कालिक की क्रिया है, इसके हमें 4 उपभेद मुख्यतः देखने को मिलते हैं। देखो 4 उपभेद कौन कौन से। एक तो आता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान कालिक की क्रिया। दूसरी आती है, वो आती है अपूर्ण वर्तमान कालिक, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसी का दूसरा नाम हम ले सकते हैं तात्कालिक क्रिया, जो वर्तमान में घटित हो रही है, तात्कालिक क्रिया। तीसरी आती है, वो आती है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। और चौथी आती है, वो आती है आदेशात्मक वर्तमान कालिक क्रिया। ये 4 प्रकार हमें वर्तमान कालिक क्रिया के प्राप्त होते हैं। तो देखो उदाहरण कौन कौन से होंगे इन क्रियाओं के। सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है, जहां आता है वह सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह गाता है, वह खेलता है, वे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जहां ता, ती, ते के साथ है का प्रयोग होता है, वह सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान कालिक या तात्कालिक क्रिया, जिस क्रिया में रहा है, रही है और रहे हैं का प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इन्हीं को हम परिवर्तित कर दें, मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है। अर्थात जो क्रिया का समय, जो क्रिया शुरू तो हो चुकी है परंतु पूरी नहीं हुई है, वर्तमान में जारी है, तत्काल समय में जारी है, वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान समय में जारी है, इसलिए इसे तात्कालिक भी कहते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, जहां भी आता है वाक्य के अंत में, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है? देखो, जिसमें रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, ये जिसके अंत में आता है वहां संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़ा रहा हो, मैं पढ़ा रहा होगा, होगा, वह पढ़ रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ रही होगी, सीता खाना बना रही होगी, वर्षा हो रही होगी। जहां रहा है, रही है, रहे हैं के साथ होंगे,
होंगी या होगा शब्द का प्रयोग होता है तो वहां संदिग्ध वर्तमान कालिक की क्रिया मानी जाएगी। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा होगा, रमेश सो रहा होगा, वे लड़ रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे। तो जहां इस प्रकार से रहा है, रही है, रहे के साथ होगा शब्द का प्रयोग आ जाए वहां संदिग्ध वर्तमान कालिक की क्रिया आएगी। नेक्स्ट आती है आदेशात्मक। या तो आदेशात्मक कह सकते हैं या आप आज्ञार्थक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको कुछ ही काम करने की आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है, उसे आदेशात्मक या आज्ञार्थक वर्तमान कालिक की क्रिया कहा जाता है। और इसके उदाहरण देखो, जैसे आदेशात्मक या आज्ञार्थक के उदाहरण देखिए। जैसे तुम अब पुस्तक पढ़ो, अब आप खेलो, अब आप खेलो, अब आप सो जाओ, अब आप वीडियो देख लो। तो जहां आपको आदेश या आज्ञा दी जाती है कोई काम करने का, तो वहां आदेशात्मक या वर्तमान कालिक आज्ञार्थक वर्तमान कालिक की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान कालिक की क्रिया के हमें कुल 4 प्रकार उपभेद प्राप्त होते हैं। भूतकालिक के 6 उपभेद प्राप्त हुए थे, वर्तमान कालिक के 4 उपभेद प्राप्त हुए। इसके बाद आता है भविष्यत कालिक की क्रिया। भविष्यत कालिक की क्रिया है, उसमें हमें मुख्यतः 3 उपभेद प्राप्त होते हैं। देखो 3 उपभेद कौन कौन से हैं। एक तो आता है सामान्य भविष्यत कालिक की क्रिया, सामान्य भविष्यत कालिक की क्रिया। दूसरा आता है आज्ञार्थक भविष्यत कालिक की क्रिया। और तीसरी आती है संभाव्य भविष्यत कालिक की क्रिया। देखो उदाहरण हम देखें कि कौन कौन सी क्रिया के कौन कौन से उदाहरण आते हैं। जिसके अंत में वह क्रिया जो आगे आने वाले समय में घटित होती है और जिसका सामान्य रूप अंत में आए। जैसे गा गी गे, वह अब खेलेगा, वह अभी खेलेगा, वह सोएगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह नहाएगा, वह कल जयपुर जाएगा। तो या सीता खाना बनाएगी, राधा नृत्य करेगी, कृष्ण बांसुरी बजाएगा। तो जिसमें अंत में गा गी गे आई तो वो क्रिया का सामान्य भविष्यकालिक रूप माना जाएगा, से सामान्य भविष्यकालिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। दूसरा आता है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, जिसमें किसी क्रिया के घटित होने का आदेश दिया जाता है। जैसे कल आप अवश्य पधारिएगा, कल आप अवश्य पधारिएगा। यह है पाठ आप याद करके आइएगा।
तो जिसके अंत में इएगा, इएगी, इएंगे, इनका प्रयोग किया जाएगा वहां आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। इएगा, इएगी, इएंगे ये आए तो हमेशा उसमें आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया होगी। फिर आता है संभाव्य भविष्यकालिक, जिसमें संभावना दर्शाई जाती है। जैसे यदि आप पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। संभावना है कि पढ़ोगे तो सफल होंगे। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? अब वह क्या करेगा? तो जहां संभावना दर्शाई जाती है वहां संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। तो यह हमें क्रिया के काल के आधार पर 3 प्रकार प्राप्त हुए: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। भूतकालिक के 6 उपभेद, वर्तमानकालिक के 4 उपभेद और भविष्यकालिक के 3 उपभेद हमने पढ़े। तो ये तो हो गई काल के आधार पर। अब नेक्स्ट आता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखो, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखें तो हमें निम्न भेद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। इस संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं। सामान्य क्रिया, जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो और सामान्य रूप दिया हुआ हो, वहां सामान्य क्रिया मानी जाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह सोता है, वह रोता है। इस प्रकार से जहां क्रिया के सामान्य रूप आए, एक ही क्रिया दी हुई हो, वहां सामान्य क्रिया कहा जाता है। दूसरा आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब जोड़ना। जहां 2 क्रियाओं के योग से, अर्थात जिसमें 2 क्रियाएं दी हुई हो, एक से अधिक, अर्थात 2 क्रियाएं जहां आए वहां संयुक्त क्रियाएं मानी जाती हैं। 2 क्रियाएं हम उदाहरण के रूप में देखें। बच्चा रोने लगा। रोना लगना, यहां 2 क्रियाएं दी हुई हैं, तो बच्चा रोने लगा। वह पीछे देखने लगा। यहां देखना लगना 2 क्रियाएं दी हुई हैं, तो संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार वह पढ़ने लगा। यहां भी 2 क्रियाएं, पढ़ना और लगना 2 क्रियाएं दी हुई हैं। इसी प्रकार परीक्षा परिणाम को देखकर परीक्षा परिणाम को देखकर विद्यार्थी के आंख से खुशी के आंसू
बहने लगे, बहना लगना दो क्रियाएं जहां दी हुई हैं, तो जहां दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग किए जाए, आगे पीछे प्रयोग की जाए, वहां संयुक्त क्रिया मानी जाती है। तो याद रखना है कि जहां दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहां संयुक्त क्रिया मानी जाती है। तीसरा भेद देखें हम, तो तीसरा भेद आता है नाम धातु क्रिया। देखो, क्रिया का निर्माण किसी न किसी धातु से होता है, हमने पहले पढ़ा था। यहां नाम धातु, नाम मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। कोई संज्ञा शब्द है, कोई सर्वनाम शब्द है, कोई विशेषण शब्द है, या कोई अव्यय शब्द है, उसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग करके किसी शब्दांश को जोड़कर यदि उस क्रिया का निर्माण किया जाए तो वहां नाम धातु क्रिया मानी जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों से जो क्रिया बनी होती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। देखो, जैसे शब्द है गरम, गरम एक विशेषण शब्द है और इससे क्रिया बना दी जाती है गरमाना। इसी प्रकार शब्द आता है शर्म, शर्म से बन जाए शर्माना। शब्द आता है झूठ, झूठ से बन जाए जुठलाना। इसी प्रकार शब्द आ जाए लात, लात से बन जाए लतियाना। हाथ आ जाए, हाथ से बन जाए हथियाना। डर से बन जाए डराना। तो जहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द हैं, उनसे जब क्रिया का निर्माण किया जाता है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से बन जाए अपनाना। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है मैं से बन जाए मिमियाना। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों में कुछ शब्द जोड़कर जब क्रिया का निर्माण किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। नाम धातु के बाद में चौथा रूप आता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, वह क्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रेरणार्थक। वह क्रिया जो किसी दूसरे की प्रेरणा से घटित होती है, स्वयं की इच्छा से जो कार्य नहीं होता, दूसरे की इच्छा से जो कार्य होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी नौकर से कपड़े धुलवा रही है। अब नौकर कपड़े धोने का काम अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, किसकी इच्छा से हो रहा है? माताजी की इच्छा से हो रहा है। तो धुलवा रही है, ये कार्य हो रहा है, तो धुलवा रही है किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक की क्रिया है। माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है। इसी प्रकार सास बहू से खाना बनवा रही है। अब खाना बनाने का काम बहू अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, किसकी इच्छा से हो रहा है? सास की इच्छा से हो रहा है। तो यहाँ जो ये क्रिया बनवा रही है, ये क्रिया घटित हो रही है, वो किसकी प्रेरणा से हो रही है? सास की प्रेरणा से हो रही है। तो जो कार्य किसी दूसरे की प्रेरणा से घटित होता है, इसी प्रकार से अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वा रहा है। तो यहाँ पाठ पढ़ने का काम छात्रों की अपनी इच्छा से नहीं हो रहा, अध्यापक की इच्छा से हो रहा है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। यदि ये सीधा अध्यापक या छात्रों से पाठ पढ़वाया जा रहा है, पढ़वाया है, तो भी वो क्रिया किस प्रकार की? प्रेरणार्थक है। नौकर से कपड़े धुलवाए गए,
वो भी किस प्रकार की है, प्रेरणार्थक क्रिया है। जहां अपनी इच्छा से न होकर क्रिया किसी दूसरे की इच्छा से घटित होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। एक देखो नेक्स्ट आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, और इसी के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, तात्कालिक क्रिया। पूर्व काल, जो काल का मतलब होता है समय, पूर्व मतलब पीछे, भूतकाल, जो क्रिया पीछे के समय में घटित होने के बाद दूसरी क्रिया घटित होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और तात्कालिक मतलब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, वो तात्कालिक। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया के साथ कर शब्द जोड़ा जाएगा। क्या पहचान मिलेगी, कर को जोड़ा जाएगा क्रिया के साथ, फिर दूसरी क्रिया का प्रयोग है। जैसे मैं खाना खाकर आया हूं, अब आना क्रिया का प्रयोग हुआ है परंतु उससे पहले खाकर, खाना के साथ कर शब्द जोड़कर क्रिया बनाई गई है, खाकर। मैं नहाकर आया हूं, मैं पीकर आया हूं, तो जहां कर शब्द का प्रयोग कर दिया जाए वह हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी। और इसी वाक्य को यदि कह दिया जाए मैं खाना खाते ही आया हूं, मैं खाना खाते ही आया हूं, तो ही शब्द का जो प्रयोग करते ही वो क्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। कर शब्द का प्रयोग करने से पूर्वकालिक और ही शब्द का प्रयोग करने से तात्कालिक क्रिया का रूप हमें प्राप्त होता है। अगला जो प्रकार प्राप्त होता है इस क्रिया में, वो प्रकार प्राप्त होता है हमें छठा, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया का आशय है, अनुकरण का मतलब होता है पीछा। हम किसी की नकल करके या किसी आवाज या ध्वनि का अनुकरण करके किसी क्रिया का निर्माण करते हैं, उसे अनुकरणात्मक। जैसे पंखा चल रहा था, पंखे से आवाज आई फरफर की, हमने फरफराना। दरवाजा है वो कभी खुल रहा था कभी बंद हो रहा था, इससे आवाज आ रही थी, हमने कर दिया चरचराना। इसी प्रकार फटफटाना, ऊंट बोल रहा था हमने उससे बना दिया बलबलाना। भैंस बोल रही थी उससे हमने कह दिया चुकराना। भैंस की आवाज से हमने बना दिया चुकराना। बिल्ली बोल रही थी हमने कह दिया मिमियाना। इसी प्रकार चिड़ी से हमने कह दिया चहकना। इसी प्रकार घोड़ी बोल रही थी उससे हमने कह दिया हिनहिनाना। तो शेर से हमने कह दिया दहाड़ना। तो जिनकी आवाज किसी जानवर की या किसी भी आवाज को सुनकर उसके अनुसार क्रिया का निर्माण कर दिया जाता है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये हमें संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो डाले जाएंगे, उनको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करते रहें। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है GKY मोलाल कीचड़ से, उसको ज्वाइन करें। कोई समस्या हो तो वहाँ लिखें और समस्या का समाधान प्राप्त
कर सकते हैं। धन्यवाद।